आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हुई है। मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। तो चलिए बताती हूँ। इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की वो सुबह एक ऐसी खबर सामने आई जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की जो कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर और रेप होना काफ़ी चौंकाने वाली बात है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। उस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया था, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोटकर की गई थी, इतनी ताकत से कि उसका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की थी, जिसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर घावों के निशान मिले। इससे साफ हुआ कि ये सिर्फ मर्डर नहीं, बल्कि ये रेप है, एक खौफनाक हत्याकांड। और हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना का हो जाना, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होना। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या कोई वाकई वहाँ था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया, और अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आखिर क्या हुआ था उस रात इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले परिसर में। जब आपका सच का सामना होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक जूनियर डॉक्टर जो कि कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी 8 अगस्त 2024 को, और दिन की तरह अब लड़की अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वो अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे वो अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है, जैसे कि हर दिन करती थी, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती है। लड़की की माँ उससे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है तुम्हारी? इसके जवाब में लड़की कहती है कि माँ मैं ठीक हूँ, अब कुछ पेशेंट्स को देख के थोड़ी देर में खाना खाऊंगी। अपनी माँ से बात करने के बाद लड़की पेशेंट्स को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट्स को देखने में और अपना काम खत्म करने में लड़की को रात की 2 बज जाते हैं, जिसके बाद फिर वो अपने दोस्तों के साथ जाकर हॉस्पिटल की कैंटीन में खाना खाने लगती है। वहाँ मिलकर ये लोग अपना खाना खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते करते रात के 3 बज जाते हैं, और उस वक्त लड़की को थोड़ी सी थकान फील होती है, जिसके बाद वो अपनी थकान दूर करने के लिए हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। लड़की को रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर वो तब भी उसी सेमिनार हॉल्स में रहती है और उससे बाहर नहीं आती, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली बात थी, क्योंकि लड़की कभी भी आधे घंटे से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम्स को चेक करता है, और वो उसी रूम में पहुंच गया जहां पर लड़की रेस्ट कर रही थी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी आंखों के सामने एक भयंकर नज़ारा था, जिसे देखकर वो चीख पड़ा। उस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं, और देखते ही देखते सेमिनार हॉल के अंदर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पर लड़की की लाश मिलती है, वो भी बिना कपड़ों की, और उसकी बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी होते हैं। वहाँ खड़े सभी लोगों के लिए ये एक सपने से कम नहीं था, खास करके दूसरी फीमेल डॉक्टर्स और वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था, वो भी हॉस्पिटल के अंदर लड़की की बॉडी। आसपास खड़े सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर ले जाते हैं और इमरजेंसी रूम में ले जाकर लेटा देते हैं, ताकि डॉक्टर्स उसका इलाज कर सकें। काफ़ी देर तक डॉक्टर्स के इलाज करने के बाद भी लड़की कुछ घंटों के बाद अपना दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर और रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि वो हॉस्पिटल का नाम बचा सके। बट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उन रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि लड़की के साथ किसी ने ज़बरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश की है, और जब वो उस इंसान से अपने आप को बचाने लगती है तो उस लड़की का गला घोट दिया जाता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारा, और फिर उसका रेप भी किया जाता है। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद ये केस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है, और पुलिस वाले क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां ये सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वाले को वहां पर लड़की के कुछ नेल्स एंड ब्लड सैंपल मिलते हैं, और साथ ही एक ब्लूटूथ। ये केस शायद और भी सोल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होता तो, बट बदकिस्मती से उस सेमिनार हॉल में
या फिर उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। लेकिन जिस रास्ते से उस फ्लोर पर एंटर किया जाता था वहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरास थे। पुलिस वाले उस कैमरा का सुबह के 3 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं और इतने टाइम के बीच कितने लोग उस फ्लोर पर आए हैं और गए हैं। ये सब चेक करने के बाद पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए हैं और गए हैं। ये पता लगने के बाद पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फ़ोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि ब्लूटूथ किसके फ़ोन से कनेक्ट होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि एक बार अगर किसी के फ़ोन से कोई ब्लूटूथ कनेक्ट होता है तो अगली बार वो ब्लूटूथ इजीली कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वाले की ये ट्रिक काम कर गई। ये ब्लूटूथ जिस आदमी के फ़ोन में कनेक्ट हुई उसका नाम था संजय रॉय। अब पुलिस वाले को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद अब संजय रॉय से पुलिस गुस्से में पेश आती है। लेकिन संजय रॉय किसी भी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। उसी बीच पुलिस वाले संजय का फ़ोन भी चेक करते हैं जिसमें उन्हें भर भर के पोर्न कंटेंट मिलते हैं, जिसको देखकर पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि कल्प्रिट यही है। उसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को और भी ज़्यादा डराते हैं एंड फाइनली वो डर कर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने ही लड़की को मारा है, मैंने ही इसके साथ रेप किया है। ये पता लगते ही पुलिस वाले और भी ज़्यादा प्रूफ कलेक्ट करने के लिए संजय रॉय के घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक जूता मिलता है। उस जूते के ऊपर भी खून होता है, खून का धब्बा। पुलिस वाले उसका सैंपल टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि ये ब्लड उस लड़की का ही है। इन सारी रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वाले को पता चलता है कि वो रात 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय अक्सर उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था। उसे वहाँ की काफ़ी चीज़ें पता थी, जैसे कि कैमरा कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं। तो वो आराम से उस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है क्योंकि वो नशे की हालत में होता है और उसे पता होता है कि यहाँ पर कैमरा नहीं। 4th फ्लोर पर जाते ही वो आराम से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके होते हैं। तभी संजय की नज़र उस लेडी डॉक्टर पर पड़ती है जो कि रेस्ट कर रही होती है सेमिनार हॉल में। लड़की को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वो काफ़ी देर तक उस फ्लोर के चक्कर लगाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पर कोई आ जा तो नहीं रहा। लेकिन जब उसको लगता है कि फाइनली अब रास्ता एकदम साफ है तो वो 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और फिर वहाँ से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट्स तक लड़की के साथ उस आदमी ने क्या क्या किया होगा, कितने पेन से लड़की गुजरी होगी, ये सोचकर ही किसी का भी दिल सहम जाएगा। स्पेशली लड़की के पेरेंट्स का, जिन्होंने इतनी उम्मीद से और सेक्रीफाइसेस करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाने भेजा था और लड़की अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। तो उनके लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। लोग बोलते हैं लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं इसीलिए उनके साथ रेप होता है, लेकिन उस महिला डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ वो क्यों हुआ? लड़की तो ऑन ड्यूटी थी और उसने कोई छोटे कपड़े तो पहने नहीं थे, यूनिफॉर्म पहनी थी। तो ऐसा क्यों हुआ? हम सभी डॉक्टर्स को तो भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी सेफ नहीं है। सीबीआई की जांच में पता चला कि लड़की के साथ 6 लोगों ने नहीं, सिर्फ एक लड़के ने, संजय रॉय ने रेप किया है। आपको क्या लगता है कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है या गैंग रेप? और लड़की के जो भी दोषी हैं उनको क्या सज़ा होनी चाहिए, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोलकाता रेप केस में अचानक एक बड़ा मोड़ आ गया है। इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिनकी सीबीआई को भी कोई उम्मीद नहीं थी। हाल ही में मिले सीसीटीवी फुटेज ने सभी को चौंका दिया है। जो भी घटनाएं कमरे के अंदर हुई थी वे सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। सीबीआई ने इस केस की गहराई से जांच की और इसके बाद संजय रॉय ने बताया कि सबसे पहले उसने क्या किया और फिर उसके बाद पूरा ग्रुप कैसे इसमें शामिल हुआ। संजय के नए बयान ने 7 और लोगों के साथ साथ प्रिंसिपल को भी मुश्किल में डाल दिया है, जो अब तक संजय को ढाल बनाकर पीछे छिपे हुए थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि असली दोषी कौन है? सीसीटीवी कैमरे और कुछ बयानों ने इस पूरे केस को उलझा दिया है। आज हम जानेंगे कि आखिर कोलकाता केस सीबीआई के लिए चुनौती क्यों बनता जा रहा है और उस रात के 4 मुख्य किरदारों को लेकर कई नए रहस्य खुल रहे हैं, वो क्या है? सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि लेडी डॉक्टर के साथ संजय के अलावा और कौन कौन उस रात शामिल था। इस पूरी जानकारी को जानने के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब तक उम्मीद की जा रही थी कि सीबीआई ने इस केस को सुलझा लिया है, लेकिन अचानक संजय ने कुछ ऐसे बयान दिए और कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिससे कि पूरा मामला ये उलट गया है। 8 अगस्त की रात को एक ट्रेनी महिला डॉक्टर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में सो रही थी। सुबह 4:30 बजे के करीब संजय रॉय सेमिनार हॉल में एंटर करते हुए कैमरे में कैद हुए। आरोपी अपनी बाइक पर बहुत तेज स्पीड से हॉस्पिटल पहुंचा था। फिर उसे करीब 4:32 पर सेमिनार हॉल से बाहर आते हुए देखा गया और अगले 5 मिनट में वो हॉस्पिटल प्रीमिसेस से बाहर चला गया। आरोप है कि संजय ने इसी 19 मिनट के दौरान इस घटना को अंजाम दिया है और सेमिनार हॉल से निकल गया जब 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव आर्जिकल हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज की 3री मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में मिला।
उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, खून बह रहा था और कई जगह चोटों के निशान थे। महिला डॉक्टर 26 घंटे की शिफ्ट के बाद आराम करने के लिए वहां गई थी। शव परीक्षण में उनके शरीर पर 16 बाहरी और 9 आंतरिक चोटें पाई गई। इस बात की जांच की जा रही है कि उनके शरीर पर ये सभी प्रहार किसने किए थे। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि संजय रॉय 8 अगस्त को हॉस्पिटल के चेस्ट डिपार्टमेंट में पीड़ित डॉक्टर और अन्य लोगों को घूर रहा था। उस समय उसकी नीयत काफ़ी बिगड़ी हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संजय रॉय इस समय जेल में है। उसने जेल के सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उसे इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता। आरोपी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में भी यही कहा था। उसने जज से कहा कि उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट की सहमति भी दी थी और उसे इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कोलकाता पुलिस के अनुसार संजय रॉय ने पहले कबूल किया था कि उसने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ कांड और उसकी हत्या की थी। माना जा रहा है कि ममता दीदी की कोलकाता पुलिस ने संजय से सच उगलवाने के लिए ये सब किया था, जिसके बाद उसने अपने जुर्म कबूल किया था। लेकिन अब पॉलीग्राफी टेस्ट से पहले संजय ने अपने इस कबूलनामे से पलटते हुए दावा किया कि उसे फंसाया जा रहा है और वो निर्दोष है, यानी असली कातिल कोई और है, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम बार बार सामने आ रहा है। और इसी कारण बताया जा रहा है कि इस पूरे कांड में 7 लोग शामिल हैं। तो वही मामले की जांच कर रही सीबीआई और पुलिस ने संजय के बयानों में कई गड़बड़ाहट पाई है। एक अधिकारी ने बताया कि संजय जांचकर्ताओं को भटकाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने चेहरे, पीठ और पैर पर लगी चोटों के बारे में, साथ घटना के समय इमारत में सीसीटीवी फुटेज में दिखने के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय संजय जेल में है और उसकी निगरानी के लिए जेल के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि उस पर कोई हमला ना हो और वो सुसाइड की कोशिश भी ना कर सके। पिछले हफ्ते हुई घटना मानसिक जांच से पता चला कि संजय पोर्न देखने का आदी है। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि संजय के अंदर जानवर जैसी प्रवृत्ति है और उसने अपने अपराध के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया है। यानी एक व्यक्ति को इस तरह की आदत कैसे जानवर बना सकती है, इसका उदाहरण संजय रॉय है। हाल ही में संजय ने एक बयान देकर सीबीआई अधिकारी को चौंका दिया। अब संजय बार बार कह रहा है कि उसने महिला को नहीं मारा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या उसने सिर्फ अपना काम किया और चला गया, या फिर उसने कुछ और भी किया। अगर किया तो क्या किया, और अगर नहीं किया तो फिर किसने किया? क्या इसका उन 7 लोगों और प्रिंसिपल से कोई कनेक्शन है? संजय रॉय की वकील कविता ने सरकार से कहा कि अब संजय पूरी तरह से जांच में सहयोग करना चाहता है और कहा कि इस केस में बाकी आरोपी नहीं बच पाएंगे। वकील कविता ने बताया कि जब संजय से पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति ली गई थी तब वे खुद वहां मौजूद थी और उन्होंने संजय को समझाया कि ये टेस्ट क्या होता है। संजय ने सहमति दी और कहा कि वह मानसिक रूप से बहुत दबाव में है क्योंकि उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। वो चाहता है कि सच्चाई सामने आए। संजय के इस बयान ने पूरे कोलकाता केस को पलट कर रख दिया है, क्योंकि अब तक संजय को सिर्फ एक मोहरा माना जा रहा था। दोस्तों, अब संजय धीरे धीरे सच बोलने को तैयार हो रहा है और जल्द ही कई नए खुलासे खुलने वाले हैं। कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर सीबीआई के हाथ इस वक्त सबसे बड़ा गवाह लग चुका है और इस गवाह के सामने आने के साथ ही सीबीआई का दिमाग भी पूरी तरह से चकरा गया है। सीबीआई को इस पूरी दरिंदगी का वीडियो मिलने के साथ ही इस मामले का चश्मदीद गवाह सीबीआई के हाथ लग चुका है, जिसने इस पूरे केस को आंखों से देखा है, बताते हुए एक एक करके सभी चीज़ों से पर्दा भी उठाया है। सीबीआई ने इस मामले को लेकर अब तक जो रिसर्च की थी, जिस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा रहा था, उन सभी पर पानी फिर चुका है और सीबीआई ने कहा है कि चश्मदीद ने जो बातें स्पष्ट रूप से रखी हैं, वे एक एक बात पोस्टमार्टम से लेकर संदीप घोष और इस वक्त संजय रॉय के हर एक बयान से पूरी तरह से मेल खा रही है और यहाँ आरोपी के असली नाम को भी उजागर कर दिया गया है। इस चश्मदीद गवाह ने हर एक बात को लेकर स्पष्ट पर्दा उठाया है। उसने यहाँ तक बता दिया है कि किसने उस दिन डॉक्टर विद्या की टांगों को तोड़ा था, क्योंकि इन लोगों को भी इस चश्मदीद गवाह के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि जो सीसीटीवी में कैद हुआ है, जो फुटेज वीडियोस उन्होंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया था, इसके अलावा इस पूरी वारदात का कोई आंखों देखा सबूत नहीं है। लेकिन इस गवाह के सामने आने के साथ ही ये पूरा मामला लटकता हुआ दिखाई दे रहा है और अब उस गवाह ने जिस आरोपी की तरफ इशारा किया है, उसे सुनने के बाद सीबीआई भी भौचक्की रह गई है, क्योंकि इस पूरे मामले में आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष दोनों ही नहीं है। जी हाँ, इस मामले में आरोपी कोई और ही है। इन दोनों को इस मामले में आगे खड़ा करके सबसे अहम जो इस पूरे कोलकाता केस का दरिंदा था, वो छिप रहा है। और अब इस बारे में जो खबर सामने आई है, उसके बाद संदीप घोष के भी होश उड़ गए हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या इस पूरे मामले को लेकर वीडियो सामने आ
चुकी है और क्या उस चश्मदीद गवाह ने पूरी बात बताई है। एक एक करके आपको इस वीडियो में आगे जानकारी मिलने वाली है। जो अब तक दरिंदगी सामने आई थी वो दरिंदगी वास्तव में थी ही नहीं, जो किया गया था वो उससे कहीं ज्यादा भयानक था। उस चश्मदीद की तरफ से जब आप सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। अब तक जिसे गुनहगार नहीं समझा जा रहा था, वास्तव में इस पूरे मामले में इन्हीं में से एक सबसे अहम गुनहगार सामने आ चुका है और इसका लिंक एक ऐसी जगह से सामने निकल कर आ चुका है कि सीबीआई भी हिल गई है। सीबीआई अब सोच विचार में पड़ गई है कि इस पूरे मामले में आखिर क्या कदम उसे उठाना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, इस चश्मदीद गवाह के सामने आने के साथ ही पूरा मामला उलट चुका है। तो ये पूरी खबर क्या है इसे जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले और उसके जो अपराधी है उसे फांसी की सज़ा मिले। साथ ही साथ उन दरिंदों को ये पता चले कि उन्हें बचाने से ज़्यादा उन्हें सज़ा दिलाने वाले लोग डॉक्टर बिटिया के साथ खड़े हुए हैं। इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल से जुड़ी एक खबर ऐसी सामने निकल कर आ रही है जो आपको शर्मसार कर देगी। बताया जा रहा है कि उस हॉस्पिटल में पोर्न वीडियो भी रिकॉर्ड की जाती थी। बाकायदा कमरे में सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती थी। उसके जरिए अच्छा खासा पैसा कमाया जाता था। इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर अंग तस्करी भी की जाती थी, ड्रग्स का स्मगलिंग भी होता था। न जाने कितने इलीगल काम उस हॉस्पिटल के अंदर हो रहे थे जिसकी भनक डॉक्टर बिटिया को थी। इसीलिए डॉक्टर बिटिया को हमेशा के लिए इस रास्ते से हटाया गया है। तभी तो डॉक्टर बिटिया का फटाफट पोस्टमार्टम करके सबूतों को मिटाकर, जिस तरह हॉस्पिटल में जहां पर डॉक्टर बिटिया का रेप और हत्या हुई उस जगह को तोड़ फोड़ कर जिस तरह से पूरे सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है, जो इसके असली अपराधी थे वे सोच रहे थे कि हम तक सीबीआई कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन एक गवाह ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। चश्मदीद ने जो कहा है उसे सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। संदीप घोष और संजय रॉय और नुमाइंदे हैं जिन्हें करोड़ों रुपए की लालच देकर झूठ बुलवाया जा रहा था। वो लगातार इस मामले को दूसरी दिशा दे रहे थे। संजय रॉय इस पूरे मामले में शामिल था। जी हाँ, आपको हैरानी होगी कि इस पूरी वारदात के समय भी संजय रॉय हॉस्पिटल में मौजूद था और संदीप घोष भी उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद था। पहले संजय रॉय ने इस पूरे मामले का आरोप अपने सिर लिया, जो कि पैसों की बदौलत किया था, लेकिन बाद में संजय रॉय जब इस मामले में फांसी तक की सजा सुन चुका था तो उसने सीधे अपनी बात से पलटी मार ली और पलटी मारने के साथ ही उसने कहा कि वो तो सबसे बाद में पहुंचा था और उसे इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। एक बार फिर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ जिसमें उसने सीबीआई को जो बताया है उससे सीबीआई सोच में पड़ गई है कि आखिर ये हो क्या रहा है। दरअसल दोस्तों, एक बार फिर से संजय रॉय अपने बयानों को पलटते हुए एक नई बात सीबीआई को बताई है। उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को बताया कि 8 अगस्त की रात वो गलती से सेमिनार रूम में घुसा था। एक मरीज की हालत बहुत खराब थी, उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसीलिए मैं डॉक्टर को ढूंढ रहा था और इसी दौरान 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम में जब मैं गया तो वहाँ पहले से ही ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी हुई थी, खून से लथपथ थी। मैंने सोचा कि अभी भी हो सकता है कि जान बची हो, इसीलिए मैंने उसके शरीर को हिलाया, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इससे मैं घबरा गया और बाहर भागा। इस दौरान किसी चीज़ से टकराकर मैं लड़खड़ाया और इसी दौरान मेरा ब्लूटूथ डिवाइस जमीन पर गिर गया था। आरोपी ने दावा किया कि वो ट्रेनी डॉक्टर को पहले से नहीं जानता था। उसने बताया कि घटना के दिन हॉस्पिटल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और ना ही किसी ने उसे रोका। सीबीआई ऑफिसर्स ने उससे पूछा कि अगर वो दोषी नहीं था तो उसने आर्जिकल हॉस्पिटल में पुलिस चौकी को क्यों नहीं बताया। इस पर संजय रॉय ने कहा कि वो घबरा गया था और उसे डर था कि उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं होगा। इस बीच पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम के सलाहकार डॉक्टर कौशिक लाहिरी ने कहा, आर्जिकल हॉस्पिटल में कथित रूप से रेप और हत्या की शिकार पीड़िता बहुत कुछ जानती थी, उसे चुप करा दिया गया। उसने हमेशा ये बताने की कोशिश की कि वो किससे जूझ रही है, वो अकेली नहीं थी। कई युवा और वरिष्ठ डॉक्टर इसी तरह के अपराधों से पीड़ित है, जिसमें से ज्यादातर को चुप करा दिया जाता था। ये चुप्पी भी हिंसा है। इस लड़की ने अपनी चुप्पी तोड़ने की कोशिश की, इसीलिए उसके साथ रेप और हत्या करके इस मामले को दूसरी दिशा दे दी गई। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वो गवाह कौन है और उसने क्या बताया है। दरअसल उस गवाह के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, उसे गोपनीय रखा है, क्योंकि इस गवाह को भी खतरा हो सकता है। जो डॉक्टर बिटिया के दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं उनसे, वे उन पर हमला कर सकते हैं। लेकिन उसने जो कुछ बताया है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसने बताया कि डॉक्टर बिटिया के रेप और हत्या में कुल 6 लोग थे। उनमें से एक डॉक्टर बिटिया को जोर जोर से पीट रहा था। डॉक्टर बिटिया चिल्ला रही थी। उसमें से एक ने डॉक्टर बिटिया के मुंह पर घूंसा मारा जिससे उसका चश्मा टूट गया। एक ने डॉक्टर की टांगे तोड़ी और एक ने उसके मुंह को कसकर पकड़ा हुआ था ताकि वो चिल्ला ना पाए। आगे उस गवाह ने बताया कि मैं पूरी तरह से डर गया था, इसीलिए मैं अलमारी के पीछे रहा। मैंने अपना सिर को उठाकर झांकने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे दरिंदे का चेहरा तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन मैंने
पैर ज़रूर देख ले, और तब पता चला कि कुल 6 लोग हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर बिटिया के रेप और हत्या में कुल 6 लोग शामिल थे। दोस्तों, इससे यही साबित होता है कि डॉक्टर बिटिया के केस में कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि बहुत बड़े बड़े आदमी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस गवाह ने जब सीबीआई को बताया तो सीबीआई और उलझ चुकी है। इसीलिए सीबीआई एआई एम्स की मदद ले रही है ताकि जल्द से जल्द जो इसके असली गुनहगार हैं वो पकड़े जा सके। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के जो कातिल हैं उन्हें कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, इसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।